नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बीजेपी की बैठक को लेकर दे रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम आवास पर इस बैठक को बुलाया गया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और इस बैठक को लेकर आपको जानकारी दे दें कि कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का समय इस बैठक को लेकर दिया गया है। संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अखंड, देखिए, आज ये बैठक होने वाली है बीजेपी की कोर कमेटी की। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है और डिप्टी सीएम दोनों शामिल होंगे, साथ ही सीएम शामिल होंगे, इसके अलावा और कौन कौन शामिल इसमें होगा? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, वो शरीक होंगे इसमें, और साथ में जो बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ और बीजेपी के सीनियर जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इन लोगों की लिस्ट आ चुकी है और ये बैठक इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है और निकाय चुनाव के मद्देनज़र संगठन और पार्टी के बीच में, संगठन और सरकार के बीच में जो सामंजस्य का मसला है वो देखना है कि सामंजस्य किस तरीके से बैठ रहा है। क्या कुछ सरकार से अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ सरकार चाहती है संगठन में कहीं वहां से उन मुद्दों को लेकर जाया जाए चुनाव प्रचार में, या फिर चुनाव में किन चीज़ों को आधार बनाया जाए। ये सारी चीज़ें आपस में जब संगठन और सरकार के पदाधिकारी आपस में बैठते हैं, उसमें मुख्यमंत्री खुद अगुवाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके से बातें होती हैं और इसी के मद्देनज़र ये बेहद अहम बैठक इस वजह से मानी जा रही है क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव जो है निकाय चुनाव के दिन वो बिल्कुल करीब में आके खड़े हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार होगी। सरकार और संगठन के बीच का जो समन्वय है उसको बेहतर तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए और होगी भी। जहाँ तक सरकार के या पार्टी का जब स्टैंड होता है, जब इस तरीके की कोई बात होती है तो बहुत खुल के बातें नहीं होती हैं। एक औपचारिक मुलाकात, तमाम चीज़ों पे बातचीत, ऐसे बातें कह दी जाती हैं, लेकिन अंदर खाने की जो बात होती है वो निश्चित तौर पर बहुत ही गूढ़ होती है, बहुत ही गंभीर होती है। और यही वजह है कि इस बार चूंकि सामने जो जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सामने जो बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है जो नगर निकाय जो चुनाव हैं, उन निकाय चुनावों में पार्टी की सहभागिता कैसी होगी, पार्टी का लक्ष्य किस तरीके से हासिल किया जाएगा, सरकार किस तरीके से उसमें सहभागी भूमिका निभा सकती है, जो उनके कामकाज हैं, सरकार के कामकाज को किस तरीके से, किन कामों को मुद्दा बनाते हुए सरकार की बेहतर छवि को लेकर चुनाव में जाना है, उनमें से क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, किन चीजों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा सकती है। हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं पता है और इस तरह की बैठक सरकार और संगठन के बीच में होती रहती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करते नजर आएंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हो रही है और निवेश के नए रास्तों को खोलने के लिए बड़ी बैठक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी मेहमानों से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान सीएम की आज कई देशों के राजदूतों से मुलाकात होगी। करीब 1.5 दर्जन राजदूतों से आज सीएम की मुलाकात होगी, बैठक होगी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सख्त है और यूपी में तमाम जो बाहर की कंपनियां हैं वो निवेश करें, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं और आज की बैठक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, निवेश के मद्देनजर अगर कहें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक है। अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, देखिए, निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से रणनीति उन्होंने तैयार की थी और अब जो है राजदूतों से बैठक करेंगे, यूपी में निवेश को लेकर आकर्षित करेंगे।
निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 है, जो दूसरी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने जा रहा है, तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो फार्मूला लेके जाना है बीजेपी या योगी सरकार किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को यूपी की तरफ आकर्षित करना चाहती है, दुनिया में जो यूपी की छवि है उसको किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जाना है, क्या कुछ यूपी की यूएसपी है, कि क्या कुछ उनकी जो पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें क्या खूबियां हैं, इन तमाम मसलों की जानकारी भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि 15 देशों में भारत के जो राजदूत हैं वो जो 15 देशों में तैनात हैं उन्हें बुलाया गया है, और ये वो देश हैं जहां से इन्वेस्टमेंट आने की बड़ी उम्मीद है और महत्वाकांक्षा भी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि इन देशों से, इन जगहों से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो। और इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर सी बात है देश का जो प्रतिनिधित्व इन देशों में करते हैं वो वहाँ पे उच्चायोग होता है भारत का, तो भारतीय उच्चायोग में जो तैनात उच्चायुक्त हैं या राजदूत हैं, तो उन्हें आज इनवाइट किया गया है और उनके सम्मान में एक रात्रि भोज भी है। 15 देशों के राजदूत इसमें शामिल हो रहे हैं और बीजेपी सरकार की जो मंशा है, योगी सरकार की जो मंशा है, वो मंशा इस बार 3T फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ने की। 3T फॉर्मूला यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, इन चीजों को लेके ही योगी सरकार अपनी बात, अपना पक्ष क्लियर करना चाहती है। और जब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में इन 15 देशों में तैनात भारत के उच्चायुक्त एक साथ मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज देने का जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और बैठक है। और सबसे बड़ी बात अखंड देखिए, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि 15 देशों से राजदूत आने वाले हैं, इनकी बैठक होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यूपी में तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, जिसको लगातार आवाज उठती रही है, बेरोजगारी को लेकर लगातार आवाज उठती रही है, कहीं ना कहीं अब आवाज जो है उसको, अब बेरोजगार जो लोग हैं उनको अब रोजगार मिलने का काम भी इससे होगा अगर इन्वेस्टर्स बाहर से यहां पर आएंगे तो। निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर खुलते हैं, तमाम जो विकास के मानक हैं वो विकास के मानक कहीं ना कहीं उससे पूरे होते हैं। उसके लिए इंफ्रा बेहतर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने आप को अपग्रेड करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब से पिछले रिजीम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगुवाई में जब सरकार बनी थी 2017 में, तब से लेके अब तक उत्तर प्रदेश में 37.2% देश का जो एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है। और अभी जो योगी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2024-25 के अंदर ही उत्तर प्रदेश देश का 50% एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो जाए। तो इंफ्रा पे काम हो रहा है, तमाम सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं हैं, जिसके लिए जमीन मुहैया कराने की बात है, लैंड एक्विजमेंट जो उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है वो बेहतर है। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर जब सामने होती हैं और तमाम जो बैंकों से सपोर्ट मिलने की बात है या गवर्नमेंट बॉडी से जो सपोर्ट मिलने की बात है, वो सारी चीजें अगर उन्हें सहूलियत मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये तमाम देशों से जो इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें वो निश्चित तौर पर साकार होता हुआ देख भी सकेगी। और तो सबसे इन बड़ी सारी बात चीजों को लेकर कोशिश ये भी की जाएगी कि जो प्रावधान रखे जाएं, जो नियम बनाए जाएं, वो भी काफी ऐसे सरल रखे जाएं ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट हो भारत की तरफ, यूपी की तरफ, और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सुविधा हो, उनको दिक्कतें ना हो। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। सीएम योगी से भारतीय राजदूतों की आज मुलाकात होगी और सीएम योगी के T3 कॉन्सेप्ट को लेकर विदेश जाएंगे भारतीय राजदूत। ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी को लेकर विदेशों में प्रचार प्रसार होगा और इसको लेकर पहले भी हमने आप इनको इंडिया वॉइस पर ही जानकारी दी थी कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमर कसी है और अभी जानकारी दे रहे हैं आपको कि T3 के फॉर्मूले को लेकर सीएम योगी की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और विदेशों से राजदूतों से संपर्क भी किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आएं और यहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं, यहां पर अपना बिजनेस सेट करें जिससे कि यूपी के तमाम लोगों को रोजगार मिले। और जैसे कि हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि T3 यानी ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इसको लेकर विदेशों में प्रचार प्रसार होगा। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अखंड देखिए, लगातार जैसे कि आप बता ही रहे थे कि T3 पर काम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बेहतरी यूपी के लिए हो सके और यूपी को हाईटेक बनाने का कोशिश जो है, प्रयास जो है वो लगातार सीएम की तरफ से किया जा रहा है।
बिल्कुल, ये जो प्रयास हो रहा है, ये पहले भी साकार किया गया है। 5.5 के लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट था, वो पहली बार आया उत्तर प्रदेश में। ऐसा एमओयू साइन हुए थे जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। उसके बाद तमाम रक्षा विभाग हो, तमाम और टेक्नोलॉजी का मसला हो, चाहे कोरोना के बाद जिस तरीके से सैमसंग ने अपनी पूरी यूनिट नोएडा में डालने की हामी भरी, ये तमाम चीज़ें जो एक साथ शुरू हुई, उसका असर दिखा। ये सारी चीजें अब उसे और अपग्रेड करने की जरूरत है। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश देख रहा है, या उसकी निगाहें हैं योगी सरकार की, तो उस लक्ष्य को साधने के लिए बिना इन्वेस्टमेंट के ये लक्ष्य साधा नहीं जा सकता। और उसके लिए पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, पॉलिसीज में आपको बदलाव लाने होते हैं, बहुत सारी सपोर्टिंग पॉलिसीज आपको देनी होती हैं, बहुत तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सहूलियतें देनी होती हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, उन्हें मैन पावर चाहिए होता है, उन्हें स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं जो सरकार से कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, जिसकी वजह से उन्हें किसी हिंड्रेंस फ्री अगर उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा, तभी जाके वो उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी अपने रिजीम में ये करिश्मा किया था, और इस बार दूसरी बार वो ये चाहते हैं कि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि योजनाओं को बहुत ज्यादा सरल बनाना पड़ेगा, और जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे लुभावने ऑफर भी रखने पड़ेंगे जिससे कि वो यूपी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो, और इससे कहीं ना कहीं यूपी का चौमुखी विकास होगा, और साथ ही साथ रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी, जिससे कि प्रदेश सरकार को भी फायदा होगा। अखंड, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, तपन ग्रुप के ऑफिस पर पड़ी आईटी की रेड, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारी कागजातों की जांच कर रहे हैं लगातार, और कई नामचीन ब्रांड बनाता है तपन ग्रुप, और यहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई नामचीन ब्रांड बनाता है तपन ग्रुप। टीम ने ऑफिस को सील कर दिया है, आवागमन बंद कर दिया है, और ये तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी इनकम टैक्स की रेड कहीं पर पड़ती है तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। लगातार छानबीन की जाती है, दस्तावेजों को खंगाला जाता है, कई प्रतिष्ठानों पर भी चल रही है कार्रवाई, ये जानकारी भी मिल रही है। हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मयंक, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? ईडी आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ रिकवरी हो पाई है? देखिए, आपको बता दें कि सुबह से ये आईटी रेड की जो खबर सामने आई है, तो लगभग देखा जाए तो आगरा के प्रत्येक व्यापारी में दहशत का माहौल है। वहीं अगर तपन ग्रुप की बात की जाए तो घी के बड़े कारोबारी हैं और बड़ा ही ट्रेडिंग का इनका बड़ा काम है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है सुबह ही एक साथ दो जगह छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहाँ रोनकता जो घी इनकी जो कंपनी बनाती है, वहाँ जो फैक्ट्री है वहाँ पे छापेमार कार्रवाई की गई। उसके बाद इनके दयालबाग ऑफिस में एक साथ दो टीमों ने यहाँ पे आईटी की जो दिल्ली की है उन्होंने छापेमार कार्रवाई की गई। वही इनकम टैक्स में फैक्ट्री से संबंधित तमाम दस्तावेज खंगाले, ऑफिस से संबंधित तमाम दस्तावेज खंगाले, और उसके बाद साथ ही साथ जो मालिक है सुरेंद्र गर्ग, उनसे भी लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ की जा रही है, उनके लड़के से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो विडंबना है, एक साफ सीधा मैसेज है कि जब से जो इनकम टैक्स की रेड जो जारी है उसके बाद आवाजाही पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। पुलिस कर्मियों को मेन गेट पर तैनात कर दिया गया है, ऑफिस पर ताला मार दिया गया है, सील कर दिया गया है, लेकिन दस्तावेज खंगालने का दौर पिछले कई घंटों से लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इनकम टैक्स की टीम अंदर पहुंची हुई है, किसी को भी आने जाने से मना किया गया है। मयंक, आप हमारे दर्शकों को बताइए कितना समय हो गया है आईटी की टीम की, कब से रेड पड़ी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि सुबह 10 बजे दयालबाग स्थित ऑफिस, जो कि तपन ग्रुप का जो ऑफिस है, जहां से सारे प्रतिष्ठानों को संचालित किया जाता है, लगभग देखा जाए तो राजस्थान में भी इनका काम है, आगरा के कई जगह पर इनका काम है। घी बनाने का सबसे बड़ा मुख्य काम है। कई नामचीन ब्रांड जो घी की ये लोग बनाते हैं उसकी को लेकर ये पूरे कार्रवाई है। सुबह 10 बजे दयालबाग ऑफिस कार्यालय पर इनकी एक इनकम टैक्स की टीम पहुंची, एक रोनकता स्थित फैक्ट्री पर पहुंची, और कई अन्य प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिस तरीके से
इनकम टैक्स टीम जो छापेमार कार्रवाई करती है कि एक मौका नहीं देती किसी से संबंध करने के लिए, या फोन पे आवाजाही पे बिल्कुल रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं वो आगरा के व्यापारियों के लिए भी दहशत का माहौल बनाया, लेकिन लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो सुबह 10 बजे से जारी है। जी बिल्कुल। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही है मैं कि कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई चल रही है छापेमारी की, तो क्या वो प्रतिष्ठान तपन ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर किसी अन्य ग्रुप का प्रतिष्ठान है जिन पर ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, शुरुआती दौर में इनकम टैक्स के जो छापेमार कार्रवाई की अगर बात की जाए, तपन ग्रुप की जो रोनकता स्थित जो फैक्ट्री है, जिसमें लगभग आपको बता दें कि घी का जो बड़ा कारोबार होता है, घी के कई नामचीन ब्रांड उस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तस्वीरें जो लगातार सबसे पहले जो इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी थी वहीं पड़ी थी, उसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक चक्र बना लिया गया जहां संबंधित जो भी कर्मचारी उसमें अंदर थे उनके फोन जमा करा दिए गए, किसी से बात नहीं की गई। जो मौके पर जब मालिक पहुंचे सुरेंद्र गर्ग, उनसे पूछताछ की गई, तमाम दस्तावेज उन्हें प्राप्त हुए। इसको लेकर लगातार कई घंटों से उनके मालिक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं ऑफिस की अगर तस्वीरों की बात की जाए, ऑफिस का ताला लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है। तमाम दस्तावेजों को इनकम टैक्स टीम ने अपने सपुर्दगी में लिया है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं जो बड़ी भयावह है। अगर प्रतिष्ठान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी इनके प्रतिष्ठान है, कई ऐसी फैक्ट्री है, वहां पे भी ये सूचना मिल रही है कि इनकम टैक्स का छापेमार कार्रवाई। तो लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक बड़ा संदेश आगरा से और घी को लेकर जो आय से अधिक संपत्ति का जो पूरा मामला है या किस तरीके से, हालांकि कंफर्म नहीं हो पाया इनकम टैक्स की। बिल्कुल लगातार छापेमारी चल रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैश कांड में कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत नहीं, राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अमित अग्रवाल को कोई राहत नहीं मिली है। पहले झारखंड हाई कोर्ट में याचिका करे दाखिल, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी और हाई कोर्ट में याचिका जब अगर दाखिल करने के बाद उनको संतुष्टि ना मिले तब सुप्रीम कोर्ट में वो मामले को लेकर जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैश कांड से जुड़ा ये पूरा मामला काफी हाईलाइट हुआ था, ये कैश कांड, और इसी कैश कांड को लेकर ये बड़ी जानकारी। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैश कांड में कारोबारी जो है अमित अग्रवाल, उनको राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित अग्रवाल को राहत नहीं दी है। पहले झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करे अमित, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। और यही प्रक्रिया भी होती है कि पहले हाई कोर्ट में कोई भी जाता है, वहां पर अगर नहीं आपको संतुष्टि मिलती है उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपने जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अमित अग्रवाल की तरफ से सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं कैश कांड से जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए, कैश कांड बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था और इसी मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल को जो है राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट में जाइए, याचिका दाखिल करिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइएगा। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कैश कांड में ये मामला चल रहा था और कहीं न कहीं इस बात में चर्चा हो रही थी कि आखिर अमित अग्रवाल ने जो साजिश रची थी उसको कहीं न कहीं उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया। इसके बाद से अब जाकर कहीं न कहीं जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है और उसके साथ साथ जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर अपील की गई थी, खास करके अमित अग्रवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है क्योंकि हाई कोर्ट में अभी जा सकते हैं, आप वहां जाकर अपनी अपील दायर करें, अगर वहां से अगर प्रॉब्लम आएगा तब यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है, यानी कि अब जाकर अमित अग्रवाल के सामने मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल राकेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आमतौर पर ऐसा होता है ना कि हाई कोर्ट के पास पहले जाया जाता है अपनी याचिका को लेकर, अगर हाई कोर्ट में मामला आपको नहीं लग रहा है कि आपको संतुष्टि हुई है मामले को लेकर, तो उसके बाद उसको चुनौती हम सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। आमतौर पर यही प्रक्रिया जहां तक मुझे पता है कि फॉलो होती है। देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था और जिस तरीके से मामला चूंकि ईडी के तरफ से की गई है, ईडी में है मामला, तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट उसमें चल रहा है मामला और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम मामलों को लेकर ईडी एक साथ जोड़ कर देख रही है, चाहे वो कैश कांड का मामला हो या फिर बाकी अन्य मामले हो, सेल कंपनियों में निवेश का मामला हो। तो कहीं न कहीं अमित
खास करके अमित अग्रवाल की खलबली थोड़ी मची को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे कहा गया है कि हाईकोर्ट में पहले अपील करें, वहां से अगर फैसला नहीं आएगा तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और लगातार ये मामला जिस तरीके से हाईलाइट होता रहा, श्रृंगार गौरी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद एचसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी मामले में एचसी में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मामले में विपक्षियों से जानकारी मांगी है। 19 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद है, हर कोई इस पर अपनी नजर बनाए हुए है कि क्या पूरा मामला है। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अब ये बड़ी जानकारी, कोर्ट ने मामले में विपक्षियों से मांगी है जानकारी। 19 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। हमारे साथ संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शोएब, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने विपक्षियों से जानकारी मांगी है और 19 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि जो बनारस की अदालत है उसने कहीं ना कहीं जो गौरी केस से जुड़े मामले में महिलाओं ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें नियमित पूजा की अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति दे दी गई थी। उसी को लेकर के जो इस्लामिया कमेटी है उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाकायदा न सिर्फ इस पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य है और जो केस से जुड़े एविडेंस है वो सारी चीजों को तलब किया है, उसको मंगवाया है और 19 तारीख को इस पूरे मामले पर अब वो सुनवाई करेगी। तो कह सकते हैं कि आज कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई इसमें जो निचली अदालत में जो निर्णय हुआ है और इससे जुड़े केस से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मंगवाया गया है। साथ ही साथ जो पक्ष है उनसे जानकारी मांगी गई है और इस मामले में 19 तारीख को सुनवाई होगी। बिल्कुल, और विपक्षियों से जानकारी मांगी गई है। विपक्षियों मतलब हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष, किस पक्ष की बात यहाँ पर हो रही है? देखिए, दरअसल ये पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उसने इस मामले में चुनौती दी है। तो कोर्ट ने जो निचली अदालत में जो निर्णय हुआ है या इस कोर्ट से जुड़े इस पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं उसको कोर्ट ने तलब किया है 19 तारीख को। तो कह सकते हैं कि निचली अदालत से भी ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं और जो मुस्लिम पक्ष अपना जो भी पक्ष रखना चाहता है उसको कोर्ट ने मांगा है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों से कोर्ट ने मांगा है, चूंकि हिंदू पक्ष के फेवर में ही निचली अदालत में फैसला आया था और वहां की अदालत ने, चूंकि निचली अदालत में ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई थी कि ये सुनने योग्य केस नहीं है, लेकिन कोर्ट ने वहां पे जो महिलाओं ने नियमित पूजा की अनुमति मांगी थी वो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सुनने योग्य है और इस मामले में उनके फेवर में ये फैसला गया था। उसी को लेकर के जो इस्लामिया कमेटी है, मुस्लिम पक्ष है, उसने याचिका दाखिल की थी। उसको लेकर के कोर्ट ने आज जो निचली अदालत से इस केस से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो तलब किए। साथ ही साथ जो पक्ष है, पक्ष विपक्ष दोनों की जो इस केस से जुड़े मामले हैं वो 19 तारीख को पेश करना होगा ताकि 19 तारीख को इस मामले में कोर्ट अपनी सुनवाई करेगी। बिल्कुल, अब 19 अक्टूबर तक के लिए मामला अभी फिलहाल टल गया है और 19 अक्टूबर को साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ फैसला वहां पर आता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग अपने अपने जो तमाम दलीलें हैं वो रखने वाले हैं। शोएब, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।